वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक का एक्सरसाइज 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। तो चलिए इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन हम किसे कहते हैं। आज हम घर बैठे बहुत सारी चीज़ों का उपयोग जो है वो कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम किसी भी दूसरे देश से क्या कर रहे हैं, अपने वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और उनसे जो है उनकी वस्तुएं भी ले रहे हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं और वो हमारे देश की सारी वस्तुओं का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, दुनिया को एक होने का मौका मिलता है। यही चीज़ें क्या कहलाती हैं, ग्लोबलाइजेशन कहलाती हैं। तो जिसे हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। अब इनमें वे सारी चीज़ें आ जाती हैं, वे सभी वस्तुएं, खान पान की, कपड़े वगैरह या अन्य कोई भी वस्तुएं जिनका हम आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं का, तकनीकों का। तो आज इससे क्या हो गया है कि दुनिया को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिल गया है। जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है हम दूसरे देश से उपलब्ध करा लेते हैं, या जो चीज़ उनके यहाँ नहीं है वो हमारे देश से ले लेते हैं। तो इसी सहयोग के आधार पर जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। वैश्वीकरण के द्वारा जो है आज जो है मतलब जितने भी संसार के देश है वो क्या हो गए हैं, तो एक साथ जुड़ने लगे हैं, एक दूसरे देशों के नज़दीक आने लगे हैं। वैश्वीकरण के द्वारा जो है हम बहुत सारी नई प्रक्रियाओं को सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारे देश में नहीं है। आज हम खान पान में मशरूम वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम बाहर से ही उपयोग करते हैं। और मान लीजिए हमारे भारतीय व्यवस्था में जो है गरम मसाला जो है वो काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन यह यूरोपों में उपलब्ध नहीं है। तो यूरोप के देश जो है वो हमारे देशों से इसका व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ जो आप सोच सकते हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि बहुत तरीके के मोबाइल वगैरह हो गए, बहुत तरीके का कंप्यूटर सिस्टम हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, हम विदेशी या पड़ोसी देशों से जो है वो प्राप्त करते हैं। और यही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है जिससे हमें जुड़ने का मौका मिलता है एक देश को दूसरे देशों से। चलिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। 1950 एवं 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवोदित उद्योगों को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत में केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे कि मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम और आयात की ही अनुमति दी गई। सन 1991 में आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया, और इसका अर्थ है कि वस्तुओं का सुगमता से आयात किया जा सकेगा और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधकों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। तो चलिए यहाँ हम समझते हैं कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे और इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। जिस समय हमें आज़ादी नहीं मिली थी उस समय हमारे यहाँ जो है अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। तो ये अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग जो है वो किया करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे भारतीय किसानों या भारतीय व्यापारियों से सस्ते दामों पर सामान खरीदते थे और उन्हें महंगे दामों पर यूरोप के बाज़ारों में बेचा करते थे। तो ये उस समय की बात है जब अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय वस्तुएं काफ़ी अच्छी तो थीं, लेकिन अंग्रेज़ी सरकार उन्हें अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करती थी। तो भारत का विकास कहीं नहीं हो पा रहा था। तो जब हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद 1915 और 1916 में जो है बहुत सारे उद्योगों की स्थापना भारत में की गई, जैसे कि मशीनरी उद्योग, उर्वरक, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें। तो सरकार ने यह समझा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मतलब विश्व में हम भेज रहे हैं और वहाँ से सामान ले रहे हैं, तो इससे भारतीय जो मतलब व्यापारी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है हानि भी हुआ करती थी और
बदले में जो है विदेशी व्यापार को ही जो है मुनाफा होता था और भारतीय वस्तुओं का उतना कोई मतलब उपयोग तो होता था, लेकिन भारतीय सरकार को फ़ायदा नहीं होता था। तो इसी के विकास के लिए बहुत सारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारतीय वस्तुओं का विकास कैसे किया जा सके। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि मतलब भारत का नाम भी हो और भारत की चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है वो बने और भारत में विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़े। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ आकर व्यापार व्यवसाय करती हैं, उस तरीके से वहाँ भी मतलब भारतीय वस्तुएं भी व्यापार व्यवसाय कर सके। और फिर धीरे धीरे जो है यहाँ मोबाइल वगैरह और बहुत सारी ऐसी कंपनियों को जो है यहाँ पे दिया गया आश्रय और वे कंपनियाँ यहाँ अपना स्थापना करके और बहुत सारी वस्तुओं को बेचा करती थी। तो इस तरीके से जो है भारतीय नीति के कारण जो है बहुत सारी वस्तुओं को खरीदा बेचा जाने लगा और मतलब भारतीय में जो है बहुत सारी विदेशी कंपनियों को जो है स्थापित भी किया जाने लगा, जिससे जो है उदारीकरण की प्रक्रिया की गई। इससे जो है भारतीय व्यवस्था को भी फ़ायदा होता था और विदेशी वस्तुओं को भी फ़ायदा होता था। कारण कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के कारण जो है मतलब बहुत ज़्यादा शुल्क वगैरह भी नहीं देना और लेना पड़ता था। तो इसी कारण जो है यह भारतीय विकास में जो है एक अच्छी चीज़ साबित हुई और भारतीय गुणवत्ता में सुधार भी किया गया और इसीलिए भारत की यह नीति जो है उदारीकरण कहलाने लगी। तीसरा क्वेश्चन है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद देगा। श्रम कानूनों में लचीलापन में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे कि नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार का सृजन होगा और साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली अस्थायी कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी होगा। श्रम कानून में लचीलापन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया, कुछ विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ अर्जित किया। श्रम कानूनों में लचीलापन का मतलब है, मान लीजिए कोई कंपनी जिसका विकास नहीं हो रहा है तो वो किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर जो है अपने मतलब कार्य को क्या कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो श्रम कानून में लचीलापन यह साबित किया गया कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विदेशी हैं उनके साथ मिलकर जो है भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विकास भी होगा। तो इसके कारण जो है भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ बहुत सारी राष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ने के कारण, जिसके कारण श्रम कानून में लचीलापन जो है वो कंपनियों की मदद कर पाया। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि अगर बहुत छोटी कंपनियां जो हैं वो किसी बड़े कंपनी से जुड़ जाती हैं तो बड़ी कंपनी को तो फ़ायदा होता ही है, साथ ही छोटे कंपनियों को भी फ़ायदा होता है और इससे क्या होता है, नए नए उद्योग बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे भारतीय बाज़ार में नहीं बिक रही है, तो उनका उपयोग जो हम विदेशों में कर सकते हैं और इससे जो है फ़ायदा भी कमा सकते हैं। तो कच्चे माल के साथ जो है नए उद्योग स्थापित होने के कारण जो है रोज़गार भी मिल जाता है और इससे जो है श्रम कानूनों में फ़ायदा भी होता है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रित करती है। मतलब जैसे हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर हम विदेशों की बात करें तो वो कंपनियां किस तरीके से उत्पादन करती हैं और किस तरीके से नियंत्रण स्थापित करती है वो जानेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। मतलब जैसे कि मोबाइल कंपनियां वगैरह हो गई, जैसे मान लीजिए हम लोग आज सैमसंग वगैरह या किसी भी मोबाइल का यूज करते हैं तो वो पूरे विश्व भर में चलती हैं। तो ऐसी कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो उनमें क्या होती है कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व कैसे रखती हैं, ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं और उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल सके जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, लेकिन अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थायी कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है। जैसे एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड की अत्यंत छोटी भारतीय कंपनियों को पड़क फूड को खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रण करती है। विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन आदेश देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है जो अपने ब्रांड नाम से इसे ग्राहकों को बेचती है। मान लीजिए आज हम घर बैठे बहुत सारी विदेशी कंपनियों के चप्पल, कपड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ खरीद पाते हैं जो हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं किसी एक देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में, जैसे कि भारत, चाइना और बहुत सारे देशों में अपनी कंपनियां स्थापित करती है। वहीं से ये सामान जो है हमें उपलब्ध हो पाते हैं और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है कि उनके अगर सामान बिकते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो पाता है। तो इस तरीके से हम घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों का उपयोग, जैसे कि जूते, चप्पल, खेल के सामान, खाने पीने के सामान, उन सभी चीज़ों का प्रयोग कर पाते हैं जो विदेशों से हमें उपलब्ध होते हैं और हमें इसके लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। हमें यह घर बैठे आसानी से
प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो हमने एग्जांपल दिया कि बहुत बड़ी कंपनियां अगर छोटे कंपनियों को खरीद लेती है तो उससे बड़ी कंपनियों का भी फ़ायदा होता है और छोटी कंपनियों का जो विकास है वो भी आगे बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों के भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। इनका मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है। इसके लिए कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होनी चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीति उदार बनानी चाहिए और इसके लिए विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन बनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हुए हैं, जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा है। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों की सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठनों के नियम को ताक पर रखकर अपने देश में अवरोधक बनाए रखे हैं। यह मुक्त और न्याय संगत है। यदि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानकर अवरोधकों को हटा ले तो विकसित देशों को भी अवरोधकों को हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि विकसित देश विकासशील देशों के साथ उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं उनके पास कुछ तो ऐसी नीतियाँ होंगी जिनके कारण उनका सामान जो है वो काफ़ी अच्छे से बिक भी जाता है और उन्हें जो है काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो यही नीति जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मतलब विश्व व्यापार संगठन के नाम से यह जाना गया है, उसके नियम के अनुसार अगर कोई भी विकसित देश चलता है तो उसके सामान आसानी से जो है दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। और यही नीति जो है विकासशील देशों को भी मतलब अप्लाई करनी चाहिए। कारण कि अगर विकासशील देश विकसित देशों की तरह यही नीति अपनाते हैं तो उनमें व्यापार व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा उन्हें फ़ायदा भी दिखेगा। तो इसीलिए विकासशील देशों को क्या करना चाहिए, अवरोधक हटा लेना चाहिए और विकसित देशों को भी यही नीति फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि सामानों का मतलब आदान प्रदान जो है वो अच्छे से हो सके। और यही नीति जो है उदारीकरण की नीति रहेगी तो जितने भी विकासशील और विकसित देश हैं उनका भी विकास अच्छे से हो पाएगा। और विकासशील देशों को भी बदले में यही मांग करनी चाहिए कि वो विकसित देश जो है अवरोधकों को हटा ले। अवरोधकों को हटाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सामान भारतीय व्यापार में किसी दाम पर बिक रहा है और विदेशों में जो है वो ज़्यादा दाम पर बिक रहा है तो उसके बाद टैक्स लिया जाता है। तो यही अगर टैक्स हटा लिया जाएगा तो विकसित देशों को भी फ़ायदा होगा और विकासशील देशों को भी फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अमेरिका में भी अगर अमेरिका कोई सामान अपना यहाँ बेचता है तो वो उसे टैक्स के साथ बेचना पड़ता है। तो एक मतलब अवरोधक को हटा लेने के कारण क्या होगा कि देश का विकास भी है जो वो संभव हो पाएगा। छठा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करिए। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग के उपभोक्ता को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प और वे उत्पादनों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे। परिणामतः ये लोग अपने पहले की अपेक्षा एक उच्च स्तर जीवन का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादन, खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं पाते हैं। कई इकाइयां बंद हो जाती है जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। और वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला है। ये सभी प्रमाण संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जैसे कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करना है। तो इसका मतलब क्या है कि वैश्वीकरण में मतलब दो तरीके के श्रमिक और मतलब मालिक होते हैं। जैसे कि एक बहुत पैसे वाले और एक गरीब। तो जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनको वैश्वीकरण के कारण काफ़ी क्षेत्र जो है वो बड़ा मिलता है और लाभ भी होता है। ये अपने सामानों को बड़े स्तर पर बेच पाते हैं। वहीं छोटे मोटे जो श्रमिक होते हैं वो अपने खिलौने या प्लास्टिक जो सामान वगैरह बनाए गए हैं उनको कम दामों पर बेचना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर उनका सामान बिक नहीं रहा है तो उनको अपने मतलब दुकानों को बंद करना पड़ता है। तो इस तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हरास होता है। और बड़ी कंपनियां और बड़े मालिक और बड़े श्रमिक जो हैं, अधिक पैसे वाले लोग, वे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ जाते हैं जिससे उनके सामानों को ब्रांड मिल जाता है। और ब्रांड के कारण जो है ये सामान आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आसानी से बिक पाता है, जिसका फ़ायदा बड़े लोगों को होता है और छोटे जो श्रमिक और किसान हैं उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसीलिए मतलब यह कहा गया है कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है एक समान लोगों पर नहीं होता है।
व्यापार और निवेशी नीतियों का उदारीकरण वैश्विक प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? तो सरकार द्वारा व्यापार में अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण कही जाती है। सरकार व्यापार अवरोधकों का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी होगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और विदेशी नीतियों का उदारीकरण से वैश्वीकरण में सहायता इस तरीके से पहुंचती है कि अगर कोई व्यापार और निवेशी नीति में कोई भी देश जो है वो अवरोधक की नीति को हटा लेता, मतलब लचीलापन रखता है, जैसे कोई सामान पे ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं लिया जाना या फिर उनके सामानों को मतलब अपने देशों में बेचने देना, तो इससे क्या होता है, विकास की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अगर कोई सामान बिक रहा है और उस पर किसी तरीके का अवरोधक नहीं लगा हुआ है, तो इससे व्यापार व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद करता है। विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजार में पहुंचने का अवसर मिला। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जो हमारे देशों में बहुत ज़्यादा नहीं बिक रही थी, उनका विदेशों में व्यापार करने से वो चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बिकने लगती हैं और अपने देशों में बाजार के साथ साथ जो है विश्व के बाज़ारों में भी प्रतियोगिता हो पाती है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं बिक रही है उसकी विदेशों में मांग है, तो अगर हम वहाँ उनको बेचते हैं तो दोनों देशों को फ़ायदा होता है। ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण अधिक लाभ होता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में उपलब्ध होने लगती है। जो भी ग्राहक को दुगने दाम पर मिल रहा है, अगर दूसरे देश वहाँ बेचते हैं तो उन्हें क्या होता है, फ़ायदा होता है, उनको चीज़ें भी मिल जाती हैं और कंपनी को फ़ायदा भी होता है। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ता के सामने विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए अपने उत्पादकों की गुणवत्ता कीमतों में सुधार करेगी, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई चीज़ आसानी से बिक रही है और हमारी वस्तुओं का दाम ज़्यादा है, तो इससे बाज़ार में क्या करना होगा कि हमें उसी वस्तुओं के दाम पर अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी चीज़ें नहीं बिकेंगी और हम जो है इस लाइन से बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्षों बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर कारण दीजिए। मेरे अनुसार आज 20 वर्ष बाद भी वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि अपने चरम सीमा पर रहेगा, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा जो है हमें बहुत सारी सामानों का आदान प्रदान भी होता है और हम जुड़ पाते, जो जिस तरीके से भी फ़ायदा हो रहा है तो आज से 20 वर्षों बाद भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रहेंगी, उनमें सेवाओं, तकनीकों तथा श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में अधिक से अधिक निवेश करेंगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा। इस अव्यवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। एक देश की तकनीक, पूंजी तथा श्रम दूसरे देश के काम में आने लगेंगे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो जिस तरीके से आज वैश्वीकरण के द्वारा देशों का विकास हो रहा है, उस तरीके से 20 साल बाद भी होगा, क्योंकि आज जो भी प्रक्रिया हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा भविष्य में ये प्रक्रियाएं और बढ़ेंगी, अधिक निवेश और मिलेगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। तो इस तरीके से व्यापार व्यवसाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते, एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश में विकास को क्षति पहुंचाई और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत में विकास की सहायता की। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? तो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत में विकास में मदद पहुंचाई और कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है। मेरा विचार है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। लोगों को नई व उन्नत तकनीक की वस्तुएं, बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किंतु ये विकास असमान रहा है। अर्थात इसने बड़े बड़े उद्योगपति, शिक्षित व धनी उत्पादकों व धनी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया है, किंतु छोटे उद्योगपति, सुशीला जैसे श्रमिक तथा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचा। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भारत के कई कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो चुके हैं। श्रम कानून में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया, जिससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है। अब जब वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है तो सरकार तथा द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका कुछ लाभ लोगों तक सीमित न रहे। सरकार को छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर ऋण देकर, बेहतर बिजली और सुविधाएं देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों पर अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण करने का दबाव डालना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि हम जानते हैं कि वैश्वीकरण से बहुत सारे देशों को लाभ हुआ, लेकिन भारत में अगर यह कहा जाए तो लाभ तो हुआ है, हमें बहुत सारे देशों से जुड़ने का भी मौका मिला है,
लेकिन जो भारत में हाथ से बनाए जाने वाली चीज़ें थी, कुटीर उद्योग थे, वो आज समाप्त हो गए। जो छोटे श्रमिक किसान थे उनके उद्योग लगभग ठप पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है बेरोज़गारी भी देखने को मिली है। इन बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार उत्पन्न हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार भी हो गए, उनके उद्योग लगभग जो है वो समाप्त हो गए हैं। तो चलिए अब जो है ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।